रीबर्थ ऑफ हार्टलेस एंजल, एपिसोड 10। अगली सुबह राठौर मेंशन के गार्डन एरिया में इस समय विशंभर जी, आनंद जी, रागिनी जी और अंगिका जी बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए कुछ बातें कर रहे थे। सुबह का वक्त था और आज मौसम भी बहुत अच्छा था। वहीं थोड़ी दूरी पर शालिनी जी, मोहिनी, कामिनी और राधिका जी बाकी सब मौजूद थे। राधिका जी भी पास ही बैठी थी, लेकिन उनका चेहरा कहीं खोया खोया सा लग रहा था। उनका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो रात में अच्छे से सो नहीं पाए हैं। आंखों के नीचे काले गड्ढे से बने हुए थे। वही उसे इतना गुमसुम और खोया हुआ उदास देखकर मोहिनी को अच्छा नहीं लगा। मोहिनी ने राधिका को देखते हुए कहा, राधिका, तुम ठीक तो हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी सामने से शालिनी किसी ने कहा, राधिका, कल जो भी हुआ, तुम्हें अपनी बेटी को थोड़ी तमीज सिखानी चाहिए। उसमें अपने माता पिता से और अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना आता ही नहीं। कहा तुम्हारी कियारा और कहा वो अनामिका। शालिनी महेश्वरी हमेशा से अपने प्राइड को आगे रखती थी। वो थोड़ी घमंडी और हाई क्लास लेडी थी, जिसमें ईगो कुट-कुट का भरा पड़ा था। उसे शुरू से ही अनामिका पसंद नहीं थी, चाहे कुछ बोले या न हो। उसे हमेशा से अपने लिए बिल्कुल हाई क्लास बहू चाहिए, जो सभी गुण उन्हें कियारा में मिले थे। इसलिए वो कियारा को अच्छे से ट्रीट करती थी। शायद इसलिए भी क्योंकि ये कियारा हमेशा बचपन में अनामिका को गलत ठहरा कर खुद रोने का ड्रामा करके सारा इल्ज़ाम वो अनामिका पर डाल देती थी। तभी मोहिनी बोली, दीदी, हम क्या कर सकते हैं? वो बहुत अलग और अजीब स्वभाव की लगती है। ऊपर से बचपन से ही उसे कियारा पसंद नहीं थी। पता नहीं क्या परेशानी है उसे। कामिनी ने मौका पाते ही भड़ास निकाली, वो लड़की एक नंबर की बदतमीज और बिगड़ी हुई है। पापा और माँ ने उसे सर पर चढ़ा रखा है। उद्धरण चिन्ह। कामिनी के मन में अनामिका के लिए नफरत और भी गहरी हो चुकी थी। पहले भी वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस दिन अनामिका ने कुछ ऐसा कहा कि उसके दिल में डर और नफरत दोनों घर कर गए। अब वो किसी भी हाल में अनामिका को गिराना चाहती थी और इस घर से हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। तभी शालिनी जी ने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, एक बात कहूँ, सच में कियारा जैसी बेटी नसीब वालों का मिलती है, न कि दूसरों की तरह, पर थोड़ा उसे कंट्रोल करना जरूरी है। मोहिनी ने भी हामी भरी, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि यही वही लड़की है जिसने बचपन में कियारा को इतना सताया और उसे मारने की भी कोशिश की। अब तो और ज्यादा बदतमीज और विकराल हो गई है। पास बैठी सोनाली सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी। सब लोग अनामिका के बारे में कितना बुरा सोचते हैं, ये सुनकर उसने और भी मायूस चेहरा बना लिया। हल्की उसके दिल खुशी से झूम उठा। कामिनी ने उसे इशारा करके कहा, देखो, उसने मेरी फूल सी बच्ची सोनाली का क्या हाल कर दिया है। कितनी तकलीफ में है वो। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर सभी ने सोनाली की तरफ देखा। सोनाली ने तुरंत ऐसा चेहरा बना लिया जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सबको वो सबसे बेचारी लड़की नजर आ रही थी। राधिका जी को भी उसकी हालत देखकर कहीं न कहीं बात सही लग। कुछ देर बाद कियारा वहां आई। उसने लंबा फ्रॉक सूट पहना हुआ था, हल्का मेकअप किया था और चेहरे पर बनावटी मासूमियत झलक रही थी। आते ही उसने सबको नमस्ते किया और नोटिस किया कि उसकी माँ का चेहरा बदला बदला लग रहा है। उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं माँ उससे नाराज तो नहीं। उसने तुरंत अपने भाव बदले और राधिका जी के पास जमीन पर बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया। मॉम, क्या आप मुझसे नाराज हैं? कल के लिए सॉरी मॉम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता क्यों आजकल इतनी गलतियां मुझसे हो रही हैं। आप नाराज होंगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। आप मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो हमेशा आप और पापा ने ही सहारा दिया है। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है। मैं आप दोनों या इस घर के किसी भी सदस्य को खोना नहीं चाहती। कियारा की बात सुनकर वहां बैठे सबके दिल थोड़े पिघल गए। आनंद जी और विष्णुभर जी ने भी उसकी आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। तभी रागिनी जी बोली, लो, शुरू हो गया इसका सुबह सुबह का ड्रामा। उनकी बात सुनकर कियारा की आंखों में आंसू भर आए। उसका रोना किसी को अच्छा नहीं लगा। राधिका जी, जिनके दिल में थोड़ा अपराध बोध पहले से ही था, तुरंत नर्म पड़ गईं। उन्होंने कियारा को गले से लगाया और प्यार करने लगी। उन्हें अपनी परवरिश और संस्कारों पर पूरा भरोसा था। तभी रितिका वहां आते हुए बोली, तुम सच में बहुत भोली हो, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती।
शालिनी जी ने भी कहा, हाँ, कोई तुम्हें गलत नहीं समझता। तभी बटलर ने सबको बताया कि नाश्ता तैयार है। सब लोग अंदर की ओर। वही रागिनी जी और विशंभर बस बिना किसी खास रिएक्शन के वहां से उठे और सीधा अंदर चले गए। उनके साथ ही आनंद जी और अंगिका जी भी साथ ही अंदर की तरफ चले गए। उन्हें भी इन बेवकूफ़ों और कम अक्लों की फालतू बातें सुनने का कोई शौक नहीं था। आनंद को उधर राघव ऊपर से सब देख रहा था। अपनी बहन को रोते हुए देख वो सह नहीं पा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं अपनी प्रिंसेस को ऐसे रोते हुए कभी नहीं देख सकता। बस अब बहुत हो गया। उसने मोबाइल निकालकर अपने असिस्टेंट को कुछ सख्त निर्देश दिए और कॉल काट दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे। राघव भी नीचे आ गया। उसके पास ही रितिका बैठी थी। आयांश और स्वारांश जो बाहर जॉगिंग के लिए गए थे वो भी फ्रेश होकर सीधा वहां आ चुके थे। कियारा का ध्यान बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जिसे सबने नोटिस कर लिया। तभी मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, जिसका इंतजार कर रही हो वो भी आ ही जाएगा। कियारा हल्का सा शर्मा गई। सबकी हंसी छूट गई। उसी वक्त रफ्तांश सीढ़ियों से नीचे आता दिखा। उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड और हैंडसम लुक देखकर कियारा की सांसें थम सी गईं। वो एक तक सामने से आ रहे रक्ताश को अपनी हवस भरी नजरों से देख रही थी। रितिका ने अपनी बगल में बैठी को ऐसे अपने भाई को निहारते देख शरारत से उसके कंधे से हल्का ठोकर दिया। मुंह बंद कर ले, ठीक हो जाएगी। कियारा ने उसे झुटमुट की आंखें दिखाए। वही रक्तांश आकर कियारा के सामने बली सीट पर बैठ गया। कियारा बस रक्तांश को देखने में बिजी थी, लेकिन रक्तांश ने एक नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा। कियारा का चेहरा हल्का बिगड़ गया। सिया भी आ चुकी थी। वैसे तो वो रूम में ही खाती थी, लेकिन दादी माँ के कहने पर वो भी बैठ गई। उसके ठीक सामने स्वारांश बैठा था और उसके बगल में सोनाली। सोनाली ने जैसे ही सिया को देखा, उसके एक्सप्रेसिवन ऐसे थे जैसे उसने कोई गंदी चीज देख ली हो। वही सिया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। तभी सभी का ध्यान सीढ़ियों से आती अनामिका पर पड़ा गया, जिसने एक ब्लैक कलर की फ्लोरल थाई लेंथ ड्रेस पहनी थी। वो ब्लैक कलर उसके गोरे गोरे स्किन पर बहुत फब रही थी और वो बला की खूबसूरत लग रही थी। बालों को खुला छोड़ रखा था, चेहरे पर कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं था। वही वहां बैठे सभी की आंखें जैसे अनामिका पर टिक गई। वो लग ही इतनी प्यारी थी। वही दादा दादी सिया सभी की चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी दादी मना कहा, अनु, तुम सच में कितनी प्यारी लग रही हो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। उन्होंने अपने आंखों से काला टिका लेकर अनामिका के पीछे लगा दिया। वही कियारा, सोनाली, रितिका तीनों फिलहाल अनामिका को देखकर बहुत जल रहे थे। अनामिका सीधे अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसकी सीट के ठीक सामने रक्तांश बैठा था, जो बिना पलके झपकाए अनामिका जब से आई थी उसे ही देखे जा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें उसके उस प्यारे से चेहरे को देखे जा रही थी। वही कियारा जो सुबह से रेडी होकर आधा किलो मेकअप तोप के बैठी थी। उसने सोचा था कि रक्तांश उसे देखकर पक्का उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ तो उसने एक बार नजर भरकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। और उसे इस तरफ एक तक अनामिका का देखते देख उसे बहुत जलन हो रही थी। क्यों अंडस्को, हर बार ये अनामिका बीच में क्यों आ जाती है मेरी खुशियों के अंडस्को। उसने कसकर अपनी मुठिया बिछ ली। वही अनामिका आराम से अपना खाना एंजॉय कर रही थी। कौन क्या कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं था। उसने दोनों दादा दादी और सिया को छोड़कर किसी को ग्रीट नहीं किया। उसका ये रूड बिहेवियर से वहाँ कुछ लोगों को इंसल्टिंग फील हो रहा था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। लेकिन राघव वो तो अलग ही नफरत लिए उसे घूर रहा था। उसने तंज कसते हुई बिना अनामिका की तरफ देखे कहा, लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि घर में बड़ों को ग्रीट करे। वही उसकी बात सुन सबका ध्यान झट से अनामिका की तरफ चला गया, जो आराम से अपना खाना खा रही थी। उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। मतलब जब तक ये लोग उससे चार बात सुन न ले इनका खाना नहीं पचने वाला। ओ अंडस्को, क्या बात है, कचरा बहन के कचरे चमचे को भी इज्जत चाहिए। वही उसकी बेइज्जती भरी बात सुन राघव की मुठिया बिछ गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही कामिनी ने कहा, अंडस्को, वो बस तुमसे सब बड़ों की रिस्पेक्ट करने के लिए बोल रहा है, इसमें बुरा क्या है अंडस्को। और वो तुम्हारा बड़ा भाई है अंडस्को, तुम उसकी इंसल्ट क्यों कर रही हो सबके सामने।
ओ ये बेवकूफ़, मेरा बड़ा भाई कहाँ से हो गया अंडस्को? क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मेरा इस घर में कोई माँ बाप या भाई नहीं है? सब अपने बुरे कर्मों के कारण भगवान को प्यारे हो गए। अनामिका ने आराम से कामिनी के बातों का जवाब खाते खाते ही दिया। तुम बदतमीज लड़की, अंडस्को राघव ने गुस्से से कहा। हम बोलो चमचे, सुन रही हूँ, कोल्ड स्वेट स्माइल, अनामिका ने जवाब दिया। तभी दादाजी ने गुस्से से कहा, बस करो, ये खाने की टेबल है, कोई युद्ध का अखाड़ा नहीं, इसलिए शांति से खाना खाओ और दूसरों को खाने दो। लास्ट वाली बात या कहे वार्निंग उन्होंने राघव को देखते हुए कड़ी नजरों से कहा, जो बात का बतंगर बना रहा था। राघव गुस्से से बस अनामिका को घूरते रह गया। कियारा जो ये सब एंजॉय कर रही थी, मन ही मन उसने भी चिढ़ से दादाजी को देखा, फिर अनामिका को, जो सबका खून जला के खुद मजे से खा रही है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वही अब सब लोग चुपचाप अपने खाने पर ध्यान देने लगे। कुछ देर बाद सभी लोग आकर लिविंग हॉल में बैठे थे कि तभी बाहर से किसी के अंदर आने की आवाज सुनी। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी, जो अब अंदर आ रही थी। विश्वभर जी का चेहरा गंभीर हो गया। वही कियारा का चेहरा पिला, उसे किसी बात का डर लग रहा था। वही सबके चेहरे पर कंफ्यूजन थी। आखिर पुलिस यहाँ, वो भी सुबह सुबह? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विश्वभर जी ने गहरी आवाज में कहा, एसीपी राणा, कैसे आना हुआ वो भी सुबह सुबह? आइए बैठिए। नहीं मिस्टर राठौर, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ। आप ये बताइए यहाँ अनामिका कौन है? अनामिका, अंडस्को ये नाम सुनकर सभी के कान खड़े हो गए। रक्तांश का भी ध्यान अब सामने की तरफ गंभीर हो गया। वही दादाजी का चेहरा कठोर। रागिनी जी, सिया तो बहुत घबरा गई कि ऐसा क्या काम है पुलिस को? क्या बात है एसीपी अंडस्को, आप अनामिका के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस बार आनंद जी ने कहा। एसीपी ने उन्हें ग्रीट किया, फिर गंभीर तरीके से बोले, अनामिका के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, इसलिए हम यहाँ उसे गिरफ्तार करने आए हैं। वही उनकी बात सुन सब के पैरों से जमीन खिसक गई। तभी अंडस्को, एसीपी राणा की बात सुनकर सभी एक पल के लिए सन्न रह गए। वही विश्वभर जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से से तीखे स्वर में कहा, एसीपी आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कानून की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें ही कानून सीखने आ जाए। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे प्रिंसेस के बारे में ऐसा कहने की? एसीपी राणा के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, मिस्टर राठौर माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी पोती हो या कोई और, कानून की नज़रों में सब एक बराबर है। और आपकी पोती के खिलाफ हमारे पास वारंट है, वो जहां भी है उन्हें बुलाए। वही उनकी बात सुनकर विश्वभर जी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। तो आनंद जी ने उन्हें शांत किया और फिर एस बड़ी ईपी के तरफ मुड़ते हुए करे लहजे में कहा, एसीपी आखिर आप किस बेसिस पर हमारी बच्ची को अरेस्ट करने आए हैं? क्या किया है उसने? और अंडस्को, उनकी बात को बीच में काटते हुए रागिनी जी जो गुस्से में थी, उन्होंने कहा, और किसने हमारी पोती अनामिका राठौर के खिलाफ कंप्लेन की है? क्या आप किसी भी अरे गहरे के कंप्लेन सुन यहाँ आ गए मेरी बच्ची को अरेस्ट करने? मेरी पोती कहीं नहीं जाएगी। उनकी आंखों में अजीब सी जिद थी अपनी पोती के लिए। वही रागिनी जी को इतने गुस्से में देखकर अंगिका जी ने उन्हें शांत रहने को कहा। माहौल में अजीब सा दबाव बन गया था। वही रक्तंश की मुठ्ठियां कसी हुई थी। वो बिना किसी भाव के एस बड़ी ईपी को देख रहा था और कंफ्यूज भी था कि आखिर अनामिका ने ऐसा क्या किया है अंडस्को। कियारा ने जब सुना कि पुलिस अनामिका के लिए यहाँ आए हैं तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मन ही मन वो कंप्लेन करने वाले को दुआएं देने लगी। अब मजा आएगा जब पुलिस के गंदे उस अनामिका को परेंगे ना जाकर सारी अकड़ निकल जाएगी जो ये लेके घूमते रहती है। मुझे मारा था ना, अब मैं देखती हूँ ये कैसे बचती है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वही सेम रिएक्शन सोनाली का था। तो चाह रही थी कि ये पुलिस अनामिका को अरेस्ट करे और यहाँ से ले जाए और वो इस पल को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रखे। उसकी आंखों में अनामिका के लिए साफ नफरत देखी जा सकती थी। राधिका जी और राजेंद्र जी जो अभी आए थे वो भी शॉक रह गए। सिया तो घबराहट के मारे अपने हाथों को मरोड़ रही थी। उसे अनामिका की बहुत चिंता हो रही। राजेंद्र जी ने तुरंत एसीपी से कहा, एसीपी राणा आप ये बताइए आखिर अनामिका को किस जुर्म में आप गिरफ्तार करने आए हैं? क्या किया है उसने अंडस्को जिसके लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ा?
वहीं एसीपी राणा जी ने सबको एक नज़र देखा, फिर उनकी नज़र एक जगह ठहर गई। माहौल में तनाव वो अच्छे से महसूस कर सकते थे, लेकिन ये उनका काम था। उन्होंने विशंभर जी की तरफ देखते हुए कहा, अनामिका के खिलाफ मिस्टर राघव राठौर ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया है। उन्होंने अपनी बहन कियारा राठौर को जान से मारने की कोशिश की और उन्होंने बकायदा सबूत भी पुलिस को दिए हैं। ये कंप्लेन और किसी ने नहीं, राघव ने की है। ये सुनकर सभी को एक बारा झटका सा लगा। अटेम्प्ट टू मर्डर, राधिका ने धीरे से कहा। तभी राघव वहां आते हुए कहा, हाँ मैंने की है कंप्लेन उस लड़की के खिलाफ। एसीपी राणा आप उसे अभी अरेस्ट करिए, वो यहाँ सभी के लिए खतरा बन गई है। राघव की बात सुनकर विश्वभर जी, रागिनी, आनंद जी और अंगिका जी सिया अविश्वास से देखने लगे। किसी को अपनी कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। वही राजेंद्र जी को राघव की ये बात अच्छी नहीं लगी, उसे पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। राधिका जी का दिल अंदर ही अंदर घबरा रहा था। ये सब क्या हो रहा है अंडस्को? आर्यंश ने धीरे से कहा, ये कैसा भाई है जिसने अपनी बहन के खिलाफ इतना बड़ा केस बना दिया है? अनबिलीवेबल। उसकी बात रक्तंश ने भी सुनी, उसके माइंड में यही चीज चल रही थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मोहिनी ने शालिनी से कहा, ठीक ही किया राघव ने, वरना कल तो वो मेड को भी मार ही डालती। राघव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने अपनी बहन के खिलाफ झूठा कंप्लेन दर्ज करवाया है। रागिनी जी ने गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राघव ऐसा कैसे कर सकता है। एक तो उन लोगों ने अनामिका का हक किसी सड़क छाप घटिया लड़की को दे दिया, उसका बचपन बर्बाद कर दिया, और अब ये सब अंडस्को। जब वो यहाँ वापस आए तो उसे परेशान खुद कर रहे हैं, और अब ये पुलिस केस। विशंभर जी ने भी अपनी छड़ी पटकते हुए कहा, तुम बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के खिलाफ कंप्लेन करने के? वो तुम्हारी अपनी बहन है, क्या तुमसे उसकी खुशी देखी नहीं जाती? आनंद जी ने भी कहा, घर के झगड़ों को ऐसे पुलिस में घसीटना कहा कि समझदारी है। राघव, मैं तो तुम्हें सबसे जिम्मेदार समझता था। उनकी आवाज में एक निराशा और अफसोस था। राघव जो उन सब के बात सुन रहा था, वो एकदम से तालियां बजाने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो गया हो। रितिका को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उस अनामिका के वजह से सभी राघव को खरी खोटी सुना रहे हैं। वो राघव को मन ही मन पसंद करती थी। बहन, अंडस्को। उसकी आवाज में घिन और तिरस्कार दोनों था। उसने गुस्से से चिखते हुए कहा, वो कोई मेरी बहन नहीं है। और वाह दादाजी दादी माँ, जब उसने हम लोगों की इंसल्ट की, माँ की इंसल्ट की, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, आप उसे मेरी बहन कहते हैं? उस घटिया लड़की को। उस लड़की ने कियारा को हाथ तोड़ दिया, उसको इतना मारा जिससे कियारा के ऐसे हालात हो गई। तब आपको उस लड़की का पागलपन नहीं दिखा? तब अपने उसे एक लफ्ज नहीं बोला? क्योंकि उसके अंदर राठौर का खून है। बस इसलिए सोनाली को उसने चोट पहुंचाई, और कल तो उसने उस मेड को लगभग मार ही डाला। वो लड़की कहाँ से आपको नॉर्मल लगती है? रिश्ते इतने बड़े हैं आपके लिए जो आपको उस घटिया लड़की की ये हरकतें नहीं देखती है? इंसान की जान की ये कोई कीमत नहीं है। आपकी नज़र में उसने मुझ पर हमला किया, उसने पापा को चोट पहुंचाई, अब भी आप उसे सपोर्ट करेंगे? राघव ने अपने मन में अनामिका के खिलाफ भरा जहर उगला। एसीपी राणा, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसे उस मेड को मारते हुए देखा है, अब उसे अरेस्ट करिए। उसका पागलपन दिन व दिन बढ़ते ही जा रहा है। वो एक पागल अंडस्को। राघव का चेहरा एक तरफ झुक गया। हाल में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। राघव ने हैरानी से सामने देखा, जहाँ रागिनी जी ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारा था। वो खड़ी खड़ी कांप रही थी। राघव की आंखें एक पल के लिए फैल गई, क्योंकि ये वही दादी माँ थी जिन्होंने उसे बचपन से आज तक हाथ तक नहीं उठाया था। और आज अंडस्को। अभी वो कुछ बोलता या सोचता कि तभी अचानक से किसी ने उसे मोड़ा और एक और थप्पड़ सीधे उसके दूसरे गालों पर आकर लगा। अंडस्को। चटाक। अंडस्को को ये तो पहले वाले से भी ज्यादा जोरदार था। राघव का दिमाग सुन्न हो गया। सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राघव के अपने सर धीरे से घुमाया, उसके चेहरे पर 10 उंगलियों का छा साफ नजर आ रहे थे। उसने सामने देखा, वहां उसके दादाजी उसे गुस्से और नफरत से घूर रहे थे। अचानक ही दादाजी ने अपनी मोटी छड़ी उठाई और उसके पैर पर जोर से मारा। अंडस्को। राघव चिखते हुए फर्श पर गिर गया।
नालायक कही के बेशरम अंडस को आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर गलत इल्जाम लगाने की, उसके खिलाफ कंप्लेन करने की। उन्होंने फिर से उसे एक छरी घिंच कर मारा। दादू रुकिए राघव दर्द और शर्म से चिल्लाया। वो कोई आम छरी नहीं थी, बहुत ही मजबूत लकड़ी की बनी छरी थी। राघव तड़पते हुए चीखा, ये क्या कर रहे हैं आप दादाजी, मैं पोता हूँ आपका, तुम मेरे पोते नहीं हो सकते। नालायक इसलिए मुंह बंद ही रखो, तुम्हें एक अच्छा सबक सीखने की जरूरत है। बोलते हुए उन्होंने फिर से अपनी छरी से उसे मारना शुरू कर दिया। तभी राजेंद्र जी, रंजीत जी, राधिका जी, कामिनी जी सभी दादाजी की तरफ दौड़े। राजेंद्र जी ने कहा, डैड ये आप क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। वही राधिका जी का दिल अपने बेटे को इस हाल में देखकर तड़पने लगा। वो रोते हुए बोली, डैड प्लीज मत मारिए, उसे तकलीफ हो रही है। डैड जवान लड़का है, ऐसे सबके सामने क्या इज्जत रह जाएगी उसकी। इज्जत को क्या मजाक है बहू को, अरे इज्जत तो इसने हमारी डुबा दे है। अगर तुम लोगों ने इसे सही समय पर अकल दे होती तो ये आज इसे हरकत नहीं करता। लेकिन मैं भी किनसे कह रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ समझाना मतलब अपना सर दीवार पर मरने जैसा है। जिसे खुद अपने पराये में अंतर पता नहीं है, वो क्या ही अपने बच्चे को सही राह दिखाएंगे। एसीपी राणा उन्हें रोकते हुए थोड़ा परेशान आवाज में कहा, मिस्टर राठौर ये आप क्या कर रहे हैं, किसी गुनहगार को छुपाना भी जुर्म है। प्लीज आप ऐसे कानून के बीच में मत आइए। कौन गुनहगार, मेरी पोती कोई गुनहगार नहीं है। अरे गुनहगार तो ये लोग हैं एसीपी, हमेशा इन लोगों ने पर्सनल खुन्नाश के लिए मेरी पोती को बदनाम करने की साजिश रची है। और आपके पास क्या सबूत है जो आप मेरो पोती को यहाँ अरेस्ट करने आ गए? दिखाइए मुझे, मैं भी तो देखूं कि क्या साजिश रची है इन बेशर्म लड़के ने। उन्होंने गुस्से से राघव की तरफ देखा जो राधिका के सहारे खड़ा हुआ था। दर्द से उसकी आंखों और लाल हो गई। एसीपी की ये तरफ देखते हुए उसने मजबूत शब्दों में कहा, हाँ एसीपी साहब बताइए कि कैसे अनामिका ने घर में सबको चोट पहुंचाई और उस मेड को मारने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात दिखाए इन्हें कि कैसे इनकी प्यारी पोती ने मेरी मासूम बहन कियारा को पहाड़ी से धक्का दिया था और लगभग उसे मार ही डाला था और खुद वहां से भाग गई। उसने हल्का जोर देते हुए कहा, उसकी बातों से ही उसके मन में अनामिका के लिए नफरत देखी जा सकती थी। वही पहाड़ी वाली बात सुनकर कियारा के पूरे शरीर में डर के एक तेज लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये धक्का तो उसने दिया था अनामिका को, फिर सबूत कहाँ से आ गया। और वहां तो कोई कैमरा भी नहीं था, फिर सीसीटीवी का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी आंखों में डर से फैल गई, अगर कहीं वहां सीसीटीवी फुटेज हुआ और सारा सच सामने आया तो उसका क्या होगा, वो तो बर्बाद हो जाएगी। वही पहाड़ी वाली बात को सुनकर सभी को वो दिन याद आ गया जहां कियारा पहाड़ के नीचे लटकी हुए चिल रही थी। तभी वहां रक्तंश ने उसे बचाया था और घव और बाकी घरवाले वहां मौजूद थे। सबने कियारा के हालात देखे, लेकिन इस बात को पुलिस को कोई खबर नहीं लगने दिया गया था और दादाजी और दादी जी अच्छे से जानते थे कि अनामिका ने कुछ नहीं किया है। विशंभर जी ने दांत पिसते हुए कहा, किस सबूत पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? एसीपी साहेब बस इस लड़के ने कह दिया कि मेरी पोती ने उस लड़की को धक्का दिया और अपने मान लिया। देखिए एमआर राठौर वहां मौजूद एक शख्स जो चश्मदीद जवाह था, उसने खुद अनामिका को खाई को धक्का देते हुए देखा है। और मिस्टर राघव ने अपने घर में जो भी हुआ है इन दिनों उन सब की फुटेज दी है हमें, जिससे साफ देख रहा था कि आपकी पोती ने कैसे कियारा जो जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप अनामिका को बुलाए, उनके खिलाफ हमारे पास वारंट है विक्टिम पर जानलेवा हमला करने की। आप उन्हें बोले, नहीं तो मजबूरन मेरे कांस्टेबल को सख्ती देखनी पड़ेगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी वहां एक बेहद गहरी और ठंडी आवाज आए, किसे मेरी इतनी याद आ रही है अंडस्को हम। वही इतनी ठंडी और सर्द आवाज सुनकर सभी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। लिविंग हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। सभी ने आवाज की दिशा में देखा जहां सीढ़ियों के पास अनामिका अपनी पॉकेट में हाथ डाले खड़ी थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी तीखी खतरनाक नजरें सीधे राघव पर टिकी हुई थी। राघव ने भी नजरें घुमाकर उस तरफ देखा। एक सिरहन सी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। अनामिका ने अपनी नजरें घुमाई, वही पुलिस को देख उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े, जिसे उसने तुरंत ही छुपा लिए। लेकिन
रक्तांश जो बेहद गौर से उसे नोटिस कर रहा था, उसका रिएक्शन देख उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग अंडरस्को। अब वो रिलैक्स होकर अपनी जगह पर बैठा रहा और सामने हो रहे ड्रामे को इंटरेस्ट को देखने लगा, लेकिन नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी। वही अनामिका धीमी कदमों से चलती हुई, बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे विशंभर जी के सामने पहुंची। विशंभर जी, जो अब तक गुस्से में थे, अब थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। क्या बात है दादू अंडस्को, आप इतने परेशान क्यों हैं अंडस्को? अनामिका ने शांत आवाज में सीधा सवाल किया। अब सबकी नजरें सीधे विशंभर जी पर टिक गई। रागिनी जी ने अनामिका के पास आकर धीमे से कहा, अनु, तू यहाँ क्यों आए मेरी बच्ची? जाकर आराम कर, यहाँ तेरे दादा दादी सब संभाल लेंगे। उन्हें अपनी पोती की बहुत चिंता हो रही थी। कियारा, जो अनामिका के नीचे आने से खुश हो रही थी, उसने जब ये सुना तो वो गुस्से से उन दो बूढ़े इंसान को देखने लगी, जो उसे बचाने के लिए उसे यहाँ से भेजना चाहते थे। लेकिन क्या वो ऐसा होने देगी? अंडस्को, बिल्कुल नहीं अंडस्को। उसने मन ही मन सोचा, आज इस बुढ़े बुढ़िया को मैं इस अनामिका को बिल्कुल बचाने नहीं दूंगी। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और एकदम से आकर झटके से अनामिका का हाथ पकड़कर थोड़ा घबराते हुए बोलने लगी, हाँ दीदी, दादी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप जाकर आराम करिए, यहाँ दादू डैड सब संभाल लेंगे। दादू के रहते आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। इतना कहकर उसके आंख से एक आंसू बह गया, बिल्कुल एक ऐसी बहन की तरह जो किसी भी हाल में अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। उसने टेढ़ी नजरों से एसीपी की तरफ देखा, जिसके एक्सप्रेशन कुछ खास ठीक नहीं थे। कियारा ने बड़ी ही चालाकी से एसीपी को ये हिंट दे दिया कि यही अनामिका है, और जैसा उसने सोचा था वही सेम एक्सप्रेशन उसे देखने को मिल गया। लेकिन उसने इन सब चीजों में अनामिका के एक्सप्रेशन को गौर नहीं किया। तभी कियारा को अपने हाथ पर एक तेज कसाव महसूस हुई। उसने झट से सामने देखा तो उसकी सारी एक्टिंग उसके गले में अटक गई, क्योंकि अनामिका उसे बड़ी ही अजीब और क्रीपी नजरों से देख रही थी। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिससे कियारा के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वही अनामिका ने उसने कसकर कियारा का हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी मजबूत पाकर कियारा अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसने थोड़ा जोर से बोला, दीदी मेरे हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। सबने उसकी बात सुनी। राघव के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने तुरंत गुस्से से कहा, मेरी बहन का हाथ छोड़ो। वही अनामिका ने उसे इग्नोर किया और कियारा की आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन सर्द आवाज में कहा, हाउ डरे यू टू टच मी विद योर फ्रीकी हैंड? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। इतना कहकर उसने कियारा का हाथ झटक दिया, जिससे कियारा लड़खड़ा गई और फर्श पर गिर गई। राघव तेजी से कियारा की तरफ बढ़ा और अनामिका की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, तुम फिर से अपने पागलपन पर उतर आई। एसीपी ये वही है जिसने मेरी बहन को मारने की कोशिश, इसे अभी के अभी अरेस्ट कर लीजिए। आपने अभी देखा है न ये किस तरीके से बर्ताव कर रही है मेरी बहन के साथ। वही एसीपी ने अपने कांस्टेबल से कहा, अरेस्ट हर अंडस्को। अनामिका धीरे से पीछे मुड़ी और एकटक अब एसीपी को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमे से कहा, अंडस्को। अरेस्ट अंडस्को हम। अनामिका ने हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और अजीब सी आवाज में एसीपी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप मुझे अरेस्ट करेंगे? डू यू रियली थिंक? एसीपी संदीप राणा। हम। उसकी आवाज में एक सार्काज़म था, एक खुली चुनौती थी, जैसे सामने खड़ा शख्स उसके लिए महज एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। अनामिका ने एक नज़र उन कांस्टेबल को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अनामिका की नज़रों में कुछ ऐसा था कि जो वो लोग अपनी जगह पर ही रुक गए और घबराते हुए अपने कदम पीछे ले लिए। एसीपी संदीप राणा के आंखें में हल्का डर उतर आया। ये आवाज, ये ऑरा, ये बोलने का तरीका उन्हें किसी की याद दिला रहा था, जिसके ख्याल भी उसे कांपने पर मजबूर कर दे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने की हल्की बूंदें दिखने लगी। उन्होंने खुद का सहला और बेहद गौर से अनामिका को देखने लगे, जैसे कुछ परख रहे हो। एसीपी, आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अंडस्को। राघव ने कियारा को संभलते हुए दांत पिसते हुए कहा। एसीपी का ध्यान एकदम से टूटा और उसने अपने कांस्टेबल की तरफ देखा जो खरे खरे कांप रहे थे। वही एसीपी का रिएक्शन देखकर अनामिका के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो आराम से जाकर सिंगल सोफे पर किसी क्वीन की तरफ बैठ गई।
सब उसे ही देखने लगे। कामिनी ने मन ही मन गुस्से से कहा, ये ऐसे क्यों बैठी है, जैसे इसे कोई डर ही नहीं है। कियारा ने नफरत से अनामिका की तरफ देखा, जो कहीं की महारानी की तरफ बैठी मुस्कुरा रही थे। उसका यही एटीट्यूड कियारा को रास नहीं आता था। उसे नफरत थी अनामिका से, उसके इस त्यौहार से। वहीं एसीपी राणा ने कुछ पल अनामिका को देखा, फिर उन्होंने अपने ख्यालों को झटका, जैसे किसी सोच से इनकार कर रहे हो। और फिर उन्होंने सीधे अनामिका से कहा, तुम्हें गिरफ्तार करने का वारंट है मेरे पास। तुमने अपनी बहन पर जानलेवा हमला किया है, उसे मरने की कोशिश की है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अनामिका ने बिना किसी इंटरेस्ट के बोरियत से एसीपी को देखते हुए कहा। R_A करेक्शन मिस्टर एसीपी करेक्शन अंडरस्को। किस गड़े कमकल ने आपको ऐसे वहियात इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने अपनी बहन को मारने की कोशिश की? एसीपी ने कड़े लहजे में कहा, तुम्हारी बहन कियारा राठौर तू अंडरस्को। ओह ये कचरा, मिस्टर एसीपी पहली बात तो ये मेरी बहन तो बिल्कुल नहीं है। भला एक सड़क छाप कीड़े को आप मेरी बहन कैसे बना सकते हैं? ये तो अपने सो कॉल्ड माँ बाप की नगर निगम के कचरे के डिब्बे में मिली औलाद है, वो भी सड़ी हुई। अनामिका ने आराम से जवाब दिया। वही अपने लिए ऐसे बेइज्जती भरी शब्द सुनकर कियारा गुस्से से बौखला गई और रोने लगी। अनामिका ने उसे इग्नोर किया और सीधा एसीपी की आंखों में देखते हुए कहा, और क्या कहा आपने मारने की कोशिश की मैन? फिर थोड़ा रुककर, मैं भला कोशिश क्यों करूंगी जबकि अंडस्को, मेरा तो इरादा ही इसे मारने का है अंडस्को। ये बात उसने बड़ी ही अजीब तरीके से बोली। उसकी बात सुन सब सन रह गए। लेकिन फिलहाल मैंने अपना प्लान ड्रॉप किया हुआ है, ये नो वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है, क्योंकि फिर मेरे एंटरटेनमेंट का क्या होगा अगर ये मर गई तो। इसलिए फिलहाल मैंने इस डांसिंग जोकर को मारने का थॉट अपने पेंडिंग लिस्ट में रखा है। अनामिका ने कंधे उचकाते हुए बेहद अफसोस से कहा, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही हो वो उन पर। वही कियारा का चेहरा काला पड़ गया। एस बड़ी ईपी के साथ सभी परिवार के लोग स्पीचलेस हो गए। मतलब वो सामने से कह रही है कि वो उसे मारने की कोशिश नहीं बल्कि मरना चाहती है। खुद के मजे के लिए उसने कियारा को मारा नहीं, मतलब अनामिका के लिए कियारा एक डांसिंग जोकर है। और तो और वो ये बात सीधे पुलिस के सामने बोल रही है। क्या उसे डर नहीं है? तो तुम मानते तो कि तुम कियारा को मरना चाहती हो अंडस्को, राघव ने गुस्से से कहा। राजेंद्र जी और राधिका जी को भी उसकी ये बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे वो ऐसे बात कह सकती है? एसीपी राणा स्पीचलेस हो गए और कुछ देर तक तो उसे बस देखते ही रहे। उन्हें अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने होश में आए और अब थोड़े स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, बस बहुत हुआ अंडस्को। तुम खुद ये कबूल कर रही हो कि ये तुमने कियारा को मारने की कोशिश अंडस्को। अगेन मिस्टेक अंडस्को, अब से गलतियां बहुत होते हैं अंडस्को। आपको एसीपी किसने बना दिया है? अब भी क्लाइमैक्स पर अटके है। मैंने तो फिल्म खत्म होने की बात की अंडस्को। अफसोस उम्र हो गई है आपकी अंडस्को, इसलिए बातें समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना? अनामिका ने बिल्कुल चिल मूड में कहा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसका असूल था, जब तक सामने वाले अपने दुश्मन का खून न जला दो तब तक बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और एग्जैक्टली वो यही कर रही थी। खुद शांत और सामने वाले को अपनी बातों से ही जहर का स्वाद चखा रही थी। ठीक जैसे उसने सोचा। उसकी बात सुन एसीपी एकदम से भड़क गए थे। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम अंडस्को। फिर उसने अपने बगल में खड़े पुलिस से कहा, इसे अभी के अभी अरेस्ट करो। उनका गुस्सा देखकर कियारा और सोनाली और कामिनी बहुत खुश हो गए। अब ये बाला तलेगी। लेकिन क्या इतना आसान था? अंडस्को बिल्कुल नहीं। वही अब वो पुलिस उसकी तरफ बढ़ने लगी, तभी अचानक से बहुत सारे गार्ड्स अंदर आए और सारे पुलिस को एक तरफ से घेर लिया। सभी एकदम से हक्के बक्के रह गए। ये गार्ड्स कहाँ से आए? एसीपी अब गुस्से से चीखे, ये क्या हरकत है मिस्टर राठौर, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। अरे एसीपी साहब तो गुस्सा हो गए। रामू काका जरा पानी तो पिलाओ इन्हें, अनामिका ने आराम से कहा। और जरा अपनी आवाज को लगाम दीजिए, वो क्या है ना, मेरे कान दर्द करने लगते हैं ऐसे तेज आवाज सुनकर। एसीपी ने तुरंत दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या तरीका है मिस्टर राठौर, अपनी पोती को समझाइए। वैसे एसीपी साहब अपने बताया ने आखिर ऐसे भी कौन या गुनाह और सबूत मिल गया आपको जो आप सीधे यहाँ चले आए? अगर अपना सबूत सही हुआ फिर मैं आपके साथ चलने के लिए सोचूंगी, लेकिन अगर नहीं टू अंडस्को।
अनामिका ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए सीधे राघव और कियारा को देखा, फिर एसीपी को। एसीपी ने गुस्से से दांत पीस लिए और लेकिन शांत रहा और शांति से अनामिका को देखते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है, तुम्हारे घर की और चश्मादीद गवाह भी कि तुमने ही कियारा को पहरी से धक्का दिया। अच्छा मैंने? क्या आपको सच में पूरा यकीन है कि मैंने ही इस कचरे को धक्का दिया था पहरी से? अनामिका ने बारे ही रहस्यमय तरीके से कहा। वही उसकी ये बात सुनकर कियारा का चेहरा डर से पिला पड़ गया। तभी कामिनी ने हिम्मत करके कहा, इसमें यकीन की क्या बात है, तुमने ही धक्का दिया था कियारा को और वहां से भाग गई थी। हाँ, तुम बच नहीं सकती समझी, इसलिए बातों को घुमाना बंद करो, राघव ने गुस्से से कहा। वही कियारा अब डर से रोने लगी। वही सब लोग, राधिका जी, राजेंद्र जी, सभी उसे चुप कराने लगे। राधिका जी ने गुस्से से कहा, अब बस करो, और कितना झूठ बोलगी सबसे तुम। झूठ अंडस्को। अनामिका अब जोर जोर से हंसने लगी। सभी उसे सदमे से देखने लगे। अनामिका हंसते हुए एकदम से रुकी और कियारा को देखा और उसे देखते ही सीधे लेकिन खतरनाक तरीके से कहा, तुम्हारा सो कॉल्ड परिवार तो सच में बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, तो क्यों ना मैं इनकी ये गलतफहमी दूर कर दूं। वही कियारा की आंखें घबराहट और डर से फैल गई। वो आंखें फाड़े अनामिका को देखने लगी। अनामिका की बात सुनकर कियारा जर खड़ी रह गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंद दिखने लगी। वही सभी के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन इन सब से अलग कामिनी के एक्सप्रेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। तभी राजेंद्र जी ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। डैड, ये क्या कहेगी, इसे बस बातें बनाना आता है ताकि इसने जो घटिया हरकत की है उसका इल्जाम ये दूसरों पर लगा दे और खुद बच जाए। राघव ने अनामिका को देखते हुए नफरत से कहा। पता नहीं उसे अनामिका से एक अलग ही चिढ़ थी। अनामिका ने गौर से राघव को देखा, जो कियारा को सच में एक बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। वो बिना किसी भाव के उस इंसान को देख रही थी जो रिश्ते में उसका अपना बड़ा भाई था, लेकिन सिर्फ नाम का। अनामिका की नजरें जैसे उसके पूरे वजूद को स्कैन कर रही। ये वही शख्स था जिसने उसकी सुरक्षा की कस्में खाई थी और उन्हीं हाथों ने उस पर गोली भी चलाई थी। अनामिका की आंखें हल्की लाल हो गई। उसने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखते हुए गहरी आवाज में कहा, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन यही भरोसा बहुतों को लेकर डूब जाता है। और तुम तो सच में बहुत बड़े बेवकूफ और गड़े हो। अब बेवकूफों से क्या ही बोलूं मैं, जिसकी अकल ही घास चरने गई है। अंडस्को स्मर्क खैर अंडस्को। उसकी बात सुन राघव का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसकी सर्द आंखें देखकर पता नहीं क्यों वो कुछ बोल नहीं पाया, बस दांत पीस कर रह गया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी अंडस्को। अनामिका ने उससे अपनी नजरें हटाए और सोचने की एक्टिंग करते ही अपनी गर्दन टेकी और एकदम से अर्यांश की तरफ देखा, जिससे अर्यांश एकदम से घबरा गया और किसी तोते की तरह बोला, अंडस्को, यही कि सबको ऐसा लगता है कि कियारा को धक्का आपने दिया, लेकिन क्या सच में ऐसा, या ये लोग बेवकूफ़ों और गधों की तरह गलतफहमी में जी रहे हैं। अंडस्को बस अर्यांश ने इतना कहकर एक लंबी सांस छोड़ी तो उसे तो अनामिका की आंखों से ही डर लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अंडस्को कितनी डरावनी आंखें हैं। वही स्वारांश, रीतिका, सिया बाकी सब हैरानी से अर्यांश को देखने लगे, या ये कहे कि आंखें फाड़े देखने लगे, जिससे वो हल्का झेप गया। वही अनामिका हल्का सा मुस्कुराई। गुड ऑब्जर्वेशन अंडस्को, कहकर उसने आप अपनी नजरें सीधे कियारा पर टिका दी। वही कियारा ने मन ही मन कहा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चाहे कुछ भी कहे लेकिन साबित तो कुछ कर ही नहीं कर सकती। लेकिन अंडस्को, अगर ऐसा हुआ तो सबके सामने मेरा झूठ आ जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैंने अच्छे से चेक किया था, वहां तो कोई कैमरा नहीं था, तो सबूत कहाँ से आएंगे। ये बस मुझे डराना चाहती है। नहीं अनामिका, इतनी आसानी से नहीं। कियारा ने आंसुओं भरी आंखों से अनामिका की तरफ देखते हुए बेबस और लाचार होते हुए कहा, दीदी, माना कि आप मुझसे नफरत करती है, लेकिन अब आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है। मॉम, डैड, भाई, आप लोग दीदी को गलत मत समझे। दीदी उस टाइम गुस्से में थी, इसलिए उनसे मुझे धक्का लग गया होगा। वो मुझे मरना नहीं चाहती थी, माना कि उन्हें थोड़ी जलन थी मुझसे, लेकिन फिर भी उस बात को गलती समझकर माफ कर दीजिए आप लोग दीदी को। हम लोग एक परिवार है, क्या हम खुशी से नहीं रह सकते हैं अंडस्को, एक साथ।
उसकी आवाज में नकली मासूमियत साफ साहत बनकर टपक रही थी। भाई आप प्लीज पुलिस को यहाँ से जाने के लिए बोलिए प्लीज, कियारा ने मासूमियत से राघव से कहा, जिससे राघव की आंखें सॉफ्ट हो गई। उसने प्यार से कियारा का सर सहलाते हुए कहा, तुम सच में बहुत भोली हो, जो दूसरे के गलत इरादों में थी अच्छाई ढूंढती है। वही कियारा की ये बातें राधिका जी का दिल पिघला गई। उन्होंने गुस्से भरी नजरों से अनामिका की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा, आखिर तुम इतनी घटिया क्यों हो? अपनी गलती मानने के बजाय तुम क्यों कियारा के पीछे पड़ी हो, जबकि तुमने सच में उसे लगभग मार ही डाला था। अब उस पर इल्जाम लगा रही हो। वो क्यों झूठ बोलेगी? बोलो। देखो वो अब भी तुमसे रिश्ते सुधारने के लिए मना रही है सबको, लेकिन उस मासूम को क्या पता कि तुम तो उसके लिए ही जहर भर का बैठी हो। राधिका जी ने गुस्से से कहा, अंडस्को, हमारी सुख शांति छीन छीन कर तुम्हें चैन नहीं मिला। आरे घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। बदकिस्मती से तुम मेरी कोख से जन्मी हो। काश तुम्हारे जगह कियारा ने मेरी कोख से जन्म लिया होता। मुझे नफरत हो रही है तुमसे, अब दूर क्यों नहीं चली जाती है मेरी नजरों से? बस बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी हद में रहो, रागिनी जी गुस्से से कहा। माफ करिए माँ, लेकिन आज नहीं, आप हर समय इसकी ही तरफदारी करते हैं। इस बदतमीज लड़की की, मुझे अब इसके लिए कुछ नहीं सुनना, राधिका जी ने गुस्से से कहा। वो अपना आपा खो बैठी थी, लेकिन शायद उसके ये शब्द आगे उसके लिए ही जहर साबित होने वाले थे। वो सीधे कियारा की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी कि अंडस्को। तभी अंडस्को कियारा के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट आ गई राधिका जी के बात सुनकर। लेकिन तभी सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें डर से फैल गए। वही एक आवाज को सुनकर राधिका जी के कदम अपनी जगह ठहर गए। सबने मुड़कर देखा जहां लिविंग हॉल के बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप चल रहा था। आर्यंश ने जोर से कहा, ये तो वही दिन है जब कियारा खाई के पास लटकी मिली थी हमें। वही ये सुन सभी के नजरें अब और भी ज्यादा स्क्रीन पर टिक गई। 6 साल पहले की वो घटना। स्क्रीन पर वही पहाड़ी देख रही थी जहां पर 2 लड़कियां झगड़ रही थी। वो कोई और नहीं कियारा और अनामिका थी। दोनों की उम्र में 1 साल का अंतर रहा। 11 साल की कियारा ने 12 साल की अनामिका को जोर से धक्का देते हुए कहा, तुम अनाथ गवार लड़की खुद को समझती क्या हो अंडस्को? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे नीचा देखने की? तुम्हारे कारण टीचर ने मुझे डांटा, सिर्फ तुम्हारे कारण। वही धक्का लगने के कारण अनामिका नीचे गिर गए थे, जिसे उसके हाथ और पैर में वहां के नुकीले पत्थर चुभ गए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था और जिस जगह वो लोग खड़े थे वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, नुकीले पत्थर थे, जिसके कारण अनामिका का हाथ छिल गया था, वो भी बहुत बुरे तरीके से। उसकी मासूम आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो धीरे से उठी और अपनी नीली आंखों में आंसुओं भरकर बड़ी मासूमियत से कहा, कियारा मैंने तुम्हें टीचर से दांत नहीं खिलाया, सच्ची में मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। चुप करो, तुम मेरी मदद नहीं कर रही थी, तुम बस सबके सामने मेरी इंसल्ट करना चाहती थी, ताकि सब मुझे बेवकूफ़ और अनपढ़ समझे, बिल्कुल तुम्हारे तरह। तुम सच में मनुष्य हो और एक अनाथ भी, समझी? और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात भी करो, समझी? वरना अंडस्को आगे जो होगा देख लेना। कियारा जो हमेशा मासूमियत का नकाब ओढ़े सबके सामने रहती है, अभी वो बिल्कुल बेनकाब थी। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक देखी जा सकती थी। उसकी आंखों में मासूमियत का कोई नामो निशान नहीं था। वही कियारा ही इतनी कड़वी बात सुनकर अनामिका के दिल को बहुत चोट लगी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बहने लगे और अपने लिए अनाथ सुनकर उसके छोटे सा चेहरे पर गुस्सा देखने लगा। उसने रोते हुए कियारा को हल्का धक्का देते हुए चिल्लाते हुए कहा, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे भी मम्मा डैड है, तो मैं अनाथ कैसे हुए? तुम गंदी हो। वो लगातार रोए जा रही थी। मैं अभी जाकर भाई को सब बता दूंगी कि तुम कितनी बुरी हो, वो तुम्हें पनिश करेंगे, देख लेना, कहकर वो जाने लगी। लेकिन कियारा उसकी बात सुन गुस्से से तिलमिला गई। कियारा जो धक्का लगने से जमीन पर गिर गई थी, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम चुड़ैल लड़की। और इसी के साथ वो उठी और उसने अनामिका को एक तेज थप्पड़ खींचकर मारा और जोर से उसको धक्का दे दिया अंडस्को। वही कियारा जो धक्का लगने से जमीन पर गिर गई थे, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम चुड़ैल लड़की। इसी के साथ वो उठी और उसने कियारा को एक तेज थप्पड़ खींचकर मारा।
इसी के साथ उसे जोर से उसको धक्का दे दिया, जिसे अनामिका अब पहाड़ी के किनारे के पास 2 कदम की दूरी पर गिर गई। थप्पड़ इतना जोर का था कि अनामिका के नाजुक गाल पर तुरंत छाप उतर आए, और ये कोई नई बात नहीं थी। वो सिसकने लगी। वही कियारा के आंखों में एक चमक आ गई। उसने अब अनामिका पर चिल्लाते हुए कहा, वो मेरे मॉम डैड है, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपना बोलने की? तुम बस एक अनाथ हो जो हमारे हैप्पी फैमिली में घुस गई हो। वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करते, जबकि तुम उनकी रियल बेटी हो, फिर भी सब मुझसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। तुम बस एक आउटसाइडर हो। माँ तो तुम्हें मनहूस बोलती है, कहकर वो हंसने लगी। और क्या कहा तुमने भाई? तो सुनो, वो दोनों मेरे भाई हैं, मैं उनकी इकलौती प्रिंसेस हूँ, तुम नहीं अंडरस्को समझी? वो तो तुमसे बात भी नहीं करते, उनकी सिस्टम में हूँ, तुम नहीं। इसलिए कोई तुम्हारे बात नहीं मानेगा, कोई नहीं, समझी? तुम बस एक कचरा हो, अनाथ हो, बेवकूफ़ हो, समझी? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वही अनामिका पर उसकी एक एक बात का बहुत गहरा असर हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसका मासूम दिल दर्द से तड़प रहा था, जो उसकी बहते आंसू से साफ पता चल रहा था। सच कहा, कियारा ने कोई उसे प्यार नहीं करते, सब उसे दूर रहते हैं। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था और वो लड़खड़ते हुए धीरे से उठी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितने खतरनाक जगह खड़ी हैं। अनामिका ने हल्के गुस्से से बोली, झूठी हो तुम। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, देखना मेरी मम्मा, डैड, भाई भी मुझे बहुत प्यार करेंगे। तुम गंदे हो, बहुत गंदी, तुम झूठ बोलती हो, कहकर वो आगे बढ़े। लेकिन तभी कियारा ने नफरत से उसे देखा और गुस्से से बोली, नहीं, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती, समझी? कभी नहीं, कहकर उसने एक जोर से अनामिका को धक्का दे दिया, जिससे अनामिका की आंखें डर से फैल गई। उसके कदम एकदम से लड़खड़ते हुए पीछे होने लगे। वो चिकते हुए पीछे गिरने लगी। लेकिन तभी उसने अपना हाथ बढ़ाकर मदद के लिए कियारा को पकड़ने चाहा, जिससे कियारा भी थोड़ा लड़खड़ा गई और उसने अनामिका का हाथ झटका से अपने कपड़े से हटा दिया, जिस अनामिका ने चिल्लाते हुए एक ही शब्द कहा, ममा अंडस्को, और सीधे खाई में नीचे गिर गई। वही कियारा के कदम भी लड़खड़े गए थे, जिससे किनारे पर होने के कारण वो भी लड़खड़ा कर नीचे लटक गई और चिल्लाने लगी, अंडस्को। कुछ देर बाद वहां रक्तांश उस आवाज को सुनकर उस तरफ आया और कियारा ने जैसे ही उसे देखा वो और जोर से रोने लगी और मदद मांगने लगी। तो रक्तांश ने उसे जल्दी से ऊपर खींचा। पीछे पीछे राघव, रेहान, ऋतिका, सोनाली, अर्यांश और स्वारांश भी वहां आ गए और कियारा को ऐसे लटके देखकर डर गए। कुछ देर बाद सबकी मदद से कियारा ऊपर आ गई और जब राघव ने उसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने सबको ये बताया कि अनामिका ने उसे धक्का दे दिया और खुद दूसरे तरफ भाग गई। वीडियो एंड अंडस्को। लिविंग हॉल में बिल्कुल सनसम घाट के जैसे सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग सुन्न खरे अपनी जगह पर जमे खड़े थे। नहीं 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 अंडस्को, ये सब झूठ है। अंडस्को, सुना आप लोगों ने, ये सब झूठ है, कियारा ने चिकते हुए कहा। जरूर ये कोई सोची समझी चाल है मुझे फंसाने की। अंडस्को, ये सच नहीं है। सुना आप लोगों ने, मॉम अंडस्को, मोर अंडस्को, माँ अंडस्को। वो तुरंत भागते हुए सीधा राधिका जी सामने खड़ी होकर रोते हुए बोली, अंडस्को, मॉम आपको भरोसा है न अपनी बेटी पर? माँ, ये सब झूठ है, आप यकीन तो नहीं कर रही है ना माँ? उसने राधिका जी को झकझोरते हुए कहा। क्योंकि राधिका जी उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। वो बस बुत बने अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। वही कियारा जैसे पागल हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो माई बर्बाद हो जाएगा। उसने देखा कि उसकी माँ कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वो सीधे राजेंद्र जी के सामने जाकर खड़ी हो गए। डैड देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डैड प्लीज उन्हें समझाए, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब जरूर इस अनामिका की चाल है, मुझे फंसाने के लिए। ये मुझसे नफरत करती है, इसलिए इसने ये सारा खेल रचा है। ये जलती है मुझसे। वो पगलों की तरह बरबराए जा रही थी। ये चताक अंडस्को। एक तेज थप्पड़ के साथ कियारा सीधे जमीन पर गिर गई। वो थप्पड़ बहुत जोरदार थी। अब जाकर सभी शौक से बाहर आए। सभी का ध्यान सीधे गिरी हुए कियारा पर गया। कियारा ने धीरे से अपना चेहरा सामने ही तरफ किया और अपने गाल पर हाथ रखे अविश्वास से सामने की तरफ देखा, जहां राजेंद्र जी गुस्से से कैपते हुए अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहे थे। कियारा का पूरा शरीर जैसे जम गया। उसने कुछ बोलना चाहा,
लेकिन आवाज जैसे कहीं गले में अटक रहे थे उसके। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके डैड, जिन्होंने बचपन से ही उसे प्रिंसेस की तरफ पाला पोसा, उसे किसी नाजुक फूल की तरफ बारा किया जिस पर कभी आज तक आने नहीं दी। उन्होंने आज उस पर हाथा उठाया। उसका दिल घबराहट और डर से भर गया। उसने जैसे तैसे अपने गले से कैपते आवाज में धीरे से कहा, डैड अंडस्को। चुप अंडस्को, बिल्कुल चुप अंडस्को। एक शब्द और नहीं, राजेंद्र जी ने चीखते हुए कहा। मत कहो मुझे अपना डैड अंडस्को। तुम्हारे किस चेहरे को सच समझूं मैं, ये या वो तुम्हारा काला चेहरा जो सबसे छुपा था? बोलो, उन्होंने कियारा को झकझोरते हुए कहा। उनके आंखें पूरे लाल हो गए थे। उन्होंने झटके से कियारा को दूर धक्का दे दिया। डैड अंडस्को। कियारा की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वही राधिका जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, वो एकदम से लड़खड़ा गई और नीचे जमीन पर गिरती। उससे पहले ही पीछे खड़ी सिया ने उसे सहल लिया। राधिका जी ने अपनी नजरें बेमुश्किल से उठाए और उनकी नजरें सीधे सामने अनामिका की तरफ गई, जो सोफे से सर टिकाकर आंखें बंद किए बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये जानना बेहद मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। राधिका जी को अब अपने कहे हर शब्द किसी खंजर की तरफ दिल में चुभ रहे थे। उनकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। सब जैसे जले में कहीं दब गए थे। बहुत कुछ चल रहा था उनके दिमाग में। वो वीडियो में उसका बार बार कहना कि उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात राधिका जी को अंदर तक तोड़ रही थी। और उसके लास्ट वर्ड जिसमें उसने अपनी मम्मा यानी उसे ही पुकारा था। कई बार राधिका जी का दिल कांप गया। विशंभर जी, रागिनी जी, आनंद और अंगिका जी, सभी की आंखें नम पड़ गए। विशंभर जी को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी गैरमौजूदगी में उसकी पोती को कितने तकलीफें झेलने पड़ी है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। इधर रक्तंश के भी नजरें उस करेन पर टिकी हुई थी। इतना बड़ा सच, उस इंसिडेंट के बाद रक्तांश को अनामिका से नफरत सी हो गई थी। वैसे तो वो फ्ले भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि अनामिका हमेशा उसे चिपकती रहती थी, जो उसे पसंद नहीं था। लेकिन जब उसने कल वह अनामिका को देखा, जो उसे अजीब से फीलिंग आई, जिसे उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन आज ये सच जानकर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसने सामने देखा, जहां अनामिका हेडरेस्ट से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए थे, वो अलग नजरों से उसके छोटे से चेहरे को देख रहा था। वही रितिका, आर्यांश और स्वारांश भी शौक में थे और आर्यांश और स्वारांश तो अजीब नजरों से कियारा को देख रहे थे। क्या ये लड़की सच सामने होने के बाद भी झूठ बोल रही है? वही कियारा का दिमाग राजेंद्र जी के बात सुनकर और ऐसे पीछे धकेलने से ब्लैंक हो गया था। वो गिरते उसे फ्ले कामिनी ने उसे पीछे से थाम लिया। कियारा ही नजरें एकदम से कामिनी से मिली। कुछ पल कुछ तो था उन दोनों के नजरों में जो सबसे से छुपा हुआ था। तभी कामिनी ने एकदम से गुस्से से कहा, कियारा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना कैसे गिर गई? अरे भैया भाभी ने तुम्हें सड़क से उठाकर इस महल में रखा और तुम ची अंडस्को। कियारा अभी कुछ बोलती कि तभी अंडस्को। सभी को अनामिका की सर्द आवाज आए, अंडस्को। कियारा जो कामिनी के बात सुनकर अभी कुछ रिएक्ट करती कि तभी अंडस्को। सभी को अनामिका की सर्द आवाज सुनाई दी। कियारा की जलती हुई नजरें सीधे अनामिका पर टिक गई। उसका बस चलता तो वो उसे अभी के अभी मार डालती। वही रक्तांश भी गौर से अनामिका को देखने लगा, जो ठीक उसने कुछ दूरी पर सामने ही बैठी थी। वही अनामिका जो सोफे पर सर टिकाए इन लोगों के ओवररेटेड मेलोड्रामा को सुन रही थी। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसकी ओशन ब्लू आंखें हल्की लाल थी। चेहरा वैसा ही भावहीन था, लेकिन आज वही पहले जैसा खालीपन था उनमें, जिसमें किसी भी इमोशन की कोई जगह नहीं होती थी। उसने सीधे एसीपी की तरफ देखते हुए कहा, तो मिस्टर एसीपी अंडस्को, सुना है बड़े ऊंचे कोटि के समझदार इंसान हैं आप। तो बताइए मिस्टर संदीप राणा, आपकी समझदारी अब क्या कहती है? मुजरिम भी यही और सबूत भी। जरा मैं भी तो देखूं कि आप अपनी एसीपी की कुर्सी पर बैठने लायक हैं। भैया अंडस्को, इतना कहकर वो रुक गई और सर टेढ़ा कर उन्हें घूरने लगी। वही उसकी बातों के पीछे छुपे तंज और धमकी को एसीपी बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंद चमक गई। उन्हें राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उस पर विश्वास करके यहाँ आया और बहुत ही गलत इंसान से पंगा भी ले लिया। इतना बेवकूफ़ वो थे नहीं जो सामने बैठे इंसान की इरादे और इशारे न समझे। उनके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद छलक गई। उन्हें शुरू से ही अनामिका का ऑरा कुछ अजीब और खतरनाक लग रहा था। खैर,
उन्होंने इस बार बेहद रिस्पेक्टफुल वे में कहा, जी मैं समझ गया। वही एसीपी का ऐसा रिएक्शन देख अनामिका के होठों पर एक ईवल स्माइल आ गई। वही अनामिका की बातें बाकी सबको भी साफ समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। कियारा भी अच्छे से अनामिका की बात को समझ गई थी, वो उसे जेल भेजना चाहती है। जेल के ख्याल से ही उसका पूरा बदन सिहर उठा। अगर वो जेल चली गई तो फिर उसका क्या होगा? उसकी इज्जत, उसका झूठा रेपुटेशन, उसका स्टेटस का क्या होगा? क्योंकि पूरी दुनिया तो यही जानती है कि वो कियारा राठौर है, राठौर परिवार की इकलौती बेटी। सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर दुनिया के सामने उसका सच आ जाएगा कि वो एक गोद ली हुई बेटी है जिसने असली बेटी को मार ही डाला। उसके एक्सप्रेशन पल पल और भी खराब हो गए। वही सलिनी और मोहिनी थोड़े अलग और अजीब नजरों से कियारा को देख रहे थी, जो कियारा ने भी साफ महसूस कर लिया। वो गुस्से से मुठिया भींचे बस एकटक अनामिका को घूरने लगी। उसने गुस्से से घूरते हुए अनामिका को देखा, जो अब अंडस को उसे ही हल्की टेढ़ी मुस्कान लिए देख रही थी, जैसे वो बस एक चलता फिरता सर्कस हो। उसकी नज़रों में घिन के साथ मजाक भी था। तभी वो अपनी जगह से उठी और बेहद आराम से कियारा की तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख कियारा एकदम से घबरा गई और सीधे राधिका जी के पास पहुंचकर रोते हुए कहा, मोम प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मोम, मोम देखिए न, दीदी मुझे जेल भेजना चाहती है। मोम आप बोलिए न कुछ, आप सुन रही है न? लेकिन उसने अब जाकर ध्यान दिया कि राधिका जी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कियारा ने सर उठाकर देखा, जहां राधिका जी बस एकटक उसके पीछे से आ रही अनामिका को देखे जा रही थी। ये देखकर कियारा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अब क्या उसकी ये माँ भी उसके लिए बदल गई है? अंडस को क्या उनकी ममता खत्म हो गई है उसके लिए? अंडस को वही अनामिका का चेहरा देख राधिका जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका दिल भारी होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरे खाई में गिर रही हो जिसका अंत ही नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे छोटी सी अनामिका उनकी तरफ ममा ममा कहते हुए बढ़ रही। राधिका जी की आंखें में चमक उठी, उनकी आंखों में आंसू बाहर गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मी अनामिका आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए बोल रही थी, ई हेट यू अंडस्को मम्मा, आई हेट यू। नहीं गुड़िया अंडस्को। राधिका जी चीखते हुए होश में आए। वही उसकी चीख सुन सभी का ध्यान उनकी तरफ गया, जो सामने खड़ी अनामिका की तरफ देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही ख्यालों गुम है। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वही अनामिका के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसने बिना किसी भाव से राधिका जी की तरफ देखा। रागिनी ने राधिका को ऐसे रोते हुए देखा तो उन्होंने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिए। उन्हें पता थे ऐसा होगा। उनके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वही विशंभर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो रागिनी जी ने नजर उठाकर उन्हें देखा और अफसोस से उनकी आंखें बंद होगी। आंखों से एक कतरा ऐस्यू बह निकला। उनके बच्चों ने खुद अपनी खुशियों का गला दबाया था। आनंद और अंगिका जी उन दोनों के साथ थे। वही राजेंद्र जी जो नम आंखों से अनामिका को देख रहे थे, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे नजरें भी मिलने की। वो खुद को बहुत ही गिरा हुआ बाप समझ रहे थे। साही कहा था उस दिन विशंभर ने, जे वो सच में बाप के नाम पर कलंक है, और आज ये साबित हो गया था। उनकी आंखों में एआईबी से इमोशन आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा जो बुत बनी सामने देख रही थी। वही राधिका जी ने जैसे ही सामने खड़ी अनामिका को देखा, उनकी आंखों में कुछ अलग भाव आ गए। वो तुरंत खुद को संभलते हुए कियारा की तरफ बिना ध्यान दिया उसके बगल से होते हुए अनायास ही अनामिका की तरफ आगे बढ़ी। लेकिन ये देख कियारा डर गई और तुरंत उनके सामने आकर एकदम से उनसे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, माँ प्लीज मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात करिए। मोम, क्या आप भी मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे? और ठीक उसके सामने जाकर कहरी हो गए। वही अनामिका बिना किसी खास रिएक्शन के उन्हें देख रही थी। कियारा वही पीछे फटी आंखों से राधिका जी को देख रही थी, जिन्होंने पहली बार उसे इग्नोर किया था। राधिका जी ने कैप्टे हाथों से अनामिका को चुने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी अंडस्को, डोंट यू डरे मिसेस राठौर, गलती से भी ये गलती मत करिएगा। राधिका जी के हाथ अपनी जगह पर ही रुक गए। वो उसकी इतनी सर्द आवाज सुनकर कांप गई। उनके दिल में एक तीस सी उठी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने जैसे तैसे अपने गले से आवाज निकलते हुए कंपती आवाज में कहा, गुड़िया अंडस्को। खबरदार अंडस्को, जो अपने मुझे इस नाम से दोबारा बुलाया तो। अनामिका ने एकदम से गुस्से से कांपते हुए कहा, अंडस्को
उसे नफरत थी इस औरत से, बेइंतहा नफरत। उसका बस चलता तो वो कब का उसे मार देती, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि बदकिस्मती से उसकी ही कोख से जन्म लिया था उसने, और ये बात कोई बदल नहीं सकता। तभी राधिका जी ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, 9 महीने अपनी कोख में पाला है मैंने तुम्हें। मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी माँ को माफ नहीं कर सकती, कहकर वो रोते हुए अनामिका को उम्मीद से देखने लगी। वही अनामिका उसकी बात सुन हंसने लगी। को राधिका जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनामिका के आसपास का वातावरण एकदम से ठंडा हो गया। राधिका जी का दिल घबरा रहा था। तभी अनामिका एकदम से रुकी और अपनी लाल आंखों से राधिका जी को घूरते हुए कहा, माँ और आप को क्यों माँ जैसे पवित्र शब्द को गाली दे रही है आप। यकीन में बहुत अच्छी किस्मत है आपकी जो बदकिस्मती से मुझे जन्म देने वाली आप है, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसकी जुबान खींचने में मुझे वक्त नहीं लगता। सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से कोई माँ नहीं कहलाता, इसलिए आइंदा से मुझसे कभी अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि कलंक है आप, एक माँ के नाम पर बदनुमा धब्बा है आप, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काला सच है आप। ये लास्ट लाइन अनामिका से तेज आवाज में कहा। ये माँ कहने वाली बात उसे ट्रिगर कर गई थी। वही अनामिका की मुंह से अपने लिए इतने कड़वे और जहरीले शब्द सुन राधिका जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसने उनके दिल को कुचल कर रख दिया हो। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो रोते हुए अनामिका को देखे जा रही थी, जो उसे ही अपनी खाली आंखों से अजनबियों की तरफ घूरे जा रही थी। उन्हें हल्का गुस्सा भी आया। उसकी बात सुनकर लेकर एक गिल्ट उनके अंदर बन गया था। अनामिका ने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ का लिया। राजेंद्र जी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन नहीं बोल पा रहे थे। वो क्या ही बोलते, उसे बास एक तक नाम आंखों से उसे देख रहे थे, लेकिन अनामिका ने उन पर से अपनी नजरें फेर ले। अब उसकी सीधी नजरें उसे सीपी पर टिक गए, जिससे वो थोड़ा हड़बड़ा गया और गुस्से से अपने कांस्टेबल को कहा, मुंह क्या देख रहे हो, अरेस्ट करो इसे। उसने कियारा की तरफ गुस्से से देखा। वही कांस्टेबल को अपने पास आते देख कियारा एकदम से डर गई और भागते हुए राघव के पास पहुंच गई, जो एक तक जमीन को घूरे जा रहा था। वही कियारा के हाथ पकड़ने से वो एकदम से होश में आया और धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वही कियारा ने अब सच में उससे रोते हुए कहा, भाई प्लीज मुझे बचा लो, माना भाई, मैं जेल नहीं जाना चाहते भाई मैं सबसे माफी मांग लूंगी, प्लीज अब आप भी सब की तरह मुझे मुंह मत मारना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी भाई, कियारा ने रोते बिलखते हुए कहा। उसका आखिरी सहारा अब सिर्फ राघव था। तभी राघव से एकदम से अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पूछे और उसके सर पर हाथ फीटे हुए कहा, शांत बच्चा, कुछ नहीं होगा भाई, है न। राघव का ऐसा बिहेवियर सच जानने के बाद भी ये देख दादा दादी माँ ने घूरते हुए उसे देखने लगे। इस बेवकूफ के दिमाग में सच में भूषा ही भरा हुआ है, जो सच जानने के बाद भी गलत का साथ दे रहा है को। कियारा के आंसू देखकर उसका दिल दर्द करने लगा। वो जानता था कियारा ने गलती की है, लेकिन वो उसकी बहन तो, और वो उसे नहीं छोड़ सकता था। वही कियारा के आंखों में तेज चमक आ गई। वही उन दोनों को ऐसे देख अनामिका के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़े तेज आवाज में कहा, वाह, 2 कचरे भाई बहन में कितना प्यार है, सच में बिल्कुल सुगर लग रहे हो। क्या बात है को। राघव राठौर को अपनी खूनी बहन पर बहुत प्यार आ रहा था। तो क्यों न ये तुम भी उसके साथ जेल चले जाओ, ये भारत मिलाप वही करना। वही राघव ने अब एकदम से अपनी आंखें अनामिका की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर अजीब से भाव उतर आए। उसने बिना किसी भाव के एकदम से कहा, कहीं ये तुम्हारी कोई गंदी चाल तो नहीं, और तुम्हें मेरी बहन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझी। और क्या तुम में इतनी भी तमीज नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, तो तुमने माँ को ऐसा कहा। राघव ने एकदम से अनामिका पर चिल्लाते हुए कहा। तभी एक गहरी आवाज वहां गूंजी, को, तुम होते कौन हो मेरी प्रिंसेस को तमीज सिखाने वाले। तभी एक और गुस्से भरी आवाज आई, को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल फेरी प्रिंसेस से ऐसे बात करने की, कमीने इंसान। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा जहां 2 शख्स खड़े थे। अनामिका के चेहरे पर इस आवाज को सुन एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वही सब लोग कंफ्यूजन से सामने देखने लगे। वही शख्स वो धीरे धीरे अंदर आए, जिसे देख सभी की आंखें फैल गई। वही एसीपी ने टिबोरा डरते हुए कहा, अक्षत राजवंश टू बी कंटिन्यूड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अंडस्को